गुड मॉर्निंग बच्चों। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के सेकंड लेक्चर में आज हम बेसिक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को अच्छे से देखा है। आज हम फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो फर्स्ट बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो आपने अभी तक 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। आज हम उसके आगे जाके कौन से साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इसेंशियल है। जो भी फोटोसिंथेसिस हमारी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है सनलाइट, उसी के साथ जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के साथ जरूरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। अगर हम किसी भी प्लांट की लीफ को अगर देखते हैं तो ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कौन सा? क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है वाटर, यानी सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल और वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये सारे कंपोनेंट जरूरी है। फिर इसमें हम अगर ये जरूरी है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है कि नहीं, ये देखने के लिए हम बेसिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट हमें एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले वैरिएगेटेड लीफ को लेता हूँ। वैरिएगेटेड लीफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा लीफ है, ग्रीन कलर का लीफ है जिसके ऊपर कुछ अलग अलग कलर के धब्बे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लीफ लेता हूँ, ये एक हमने लीफ को लिया है, ग्रीन कलर का लीफ है जिसके ऊपर यहाँ पे रेड कलर के पैचेस है। और इस लीफ के ऊपर अगर मैं सनलाइट को एक्सपोज करता हूँ और थोड़ी देर बाद अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इस लीफ को मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर इसमें स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं ये देखना है हमें। टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या किया हमने? एक वैरिएगेटेड लीफ लिया। ऐसा लीफ है जिसके ऊपर रेड कलर के पैचेस है, बाकी पूरा ग्रीन लीफ है, और उसके ऊपर हमने सनलाइट को एक्सपोज किया और स्टार्च फॉर्मेशन उसमें हुआ है कि नहीं हमें चेक करना है। तो हम जब इसको चेक करते हैं तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि यहाँ स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ इसके ग्रीन पार्ट में स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। जहाँ पर भी रेड कलर का पैच है उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रेड कलर के पैचेस में क्लोरोफिल नहीं है और क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। और बाकी जो ग्रीन पार्ट है लीफ का उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, वो लाइट एब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। इसके वजह से वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है वैरिएगेटेड लीफ का? तो मैं रिजल्ट यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इसका रिजल्ट है यस, स्टार्च formation occurs in only green part of लीफ के कौन से पार्ट में स्टार्च फॉर्मेशन हमें देखने मिलता है? ग्रीन पार्ट में, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करके
स्टार्च का प्रोडक्शन करता है। तो हमें यहाँ पे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल पिगमेंट जरूरी है। ओके। और सेकंड एक्सपेरिमेंट, अगर मैं इसी तरह का स्टार्च फॉर्मेशन का अगर एक्सपेरिमेंट लेता हूँ तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैं फिर से एक लीफ लेता हूँ। एक लीफ मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लीफ मैंने लिया है। इस लीफ को हम हाफ कवर करके लेते, ब्लैक पेपर से। यहाँ पे मैंने भले ही फाइट लिया हो, लेकिन इस लीफ को हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। यस, हाफ लीफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाफ लीफ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफ लीफ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। हाफ लीफ को हम कवर करते हैं ब्लैक पेपर से। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो हाफ लीफ है एक्सपोज टू ईयर, हाफ लीफ एक्सपोज टू ईयर। हाफ लीफ ईयर में है और हाफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर मतलब उसकी कंप्लीटली लाइट एब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। अगर हम ब्लैक पेपर से इसे कवर करेंगे और उसके ऊपर अगर हम लाइट को एक्सपोज करते हैं, यहाँ पे हम इसी सेटअप के ऊपर लाइट रिलीज करते हैं। मतलब लाइट रिलीज करने के बाद अगर हम इसमें स्टार्च फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो जो लीफ का पार्ट ईयर में एक्सपोज था, ओपन था, उसको सनलाइट मिल चुकी है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है और स्टार्च फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। और जिस पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था उस पार्ट में स्टार्च फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम जो भी एक्सपोज पार्ट अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें ये पार्ट स्टार्च पॉजिटिव मिलता है, स्टार्च पॉजिटिव। ओके, क्योंकि इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो चुका है, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है। और जिस पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था उस पार्ट में हमें यह स्टार्च फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये पार्ट कैसा है, स्टार्च निगेटिव। ओके, जिस पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो स्टार्च निगेटिव। ओपन पार्ट कैसा है, एयर एक्सपोज पार्ट में स्टार्च पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस और स्टार्च फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस या स्टार्च फॉर्मेशन takes place in green part in presence of sunlight। और किसके अंदर, सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल जरूरी है और उसी के साथ सनलाइट जरूरी है। यहाँ पे जो ब्लैक पेपर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी लाइट एब्सॉर्बर होती है, तो सनलाइट भी इस पार्ट को नहीं मिली, इसकी वजह से वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें भी हम रोल ऑफ CO2 देखेंगे। रोल ऑफ CO2, एसेंशियल रोल ऑफ CO2। फोटोसिंथेसिस में CO2 का क्या रोल है। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब में मैं अगेन हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर रखूंगा और हाफ लीफ बाहर रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस लीफ को हमने लिया है,
अगर आप देखेंगे तो आधा लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर है और आधा टेस्ट ट्यूब के बाहर है, और इसी टेस्ट ट्यूब में हमने एक यहाँ पे KOH सोक कॉटन को रखा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सोक कॉटन को लिया है, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो KOH सोक कॉटन इट एब्सॉर्ब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने की इसकी प्रॉपर्टी है। यानी जो भी CO2 टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा वो CO2 KOH सोक कॉटन एब्सॉर्ब करेगा। जो CO2 टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा उसे KOH एब्सॉर्ब करेगा। यानी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लीप का पार्ट है उसे CO2 अवेलेबल नहीं होगा, जो बाहर का पार्ट है उसे CO2 अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो फिर अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को फिर स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं देखते हैं, तो जो भी टेस्ट ट्यूब के बाहर का पार्ट है वो हमें स्टार्च पॉजिटिव मिलता है, और जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर का पार्ट है लीफ का वो स्टार्च निगेटिव मिलता है। यानी इस पार्ट में स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुआ और इस पार्ट में स्टार्च सिंथेसिस हुआ है। इसका मतलब इस पार्ट को CO2 मिला है, अंदर जो CO2 आता था वो KOH ने एब्सॉर्ब किया, इसी वजह से इस लीफ के पार्ट को CO2 नहीं मिला, और उसकी वजह से यहाँ पे स्टार्च निगेटिव हमें ये पोर्शन लीफ का देखने को मिला। स्टार्च निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट प्रूव CO2 essential for फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, CO2 इसेंशियल है, ये प्रूव होता है। ओके, रोल ऑफ CO2। उसके बाद हम अर्ली एक्सपेरिमेंट को जाते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट, हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर लीफ के पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे। तो स्टार्च टेस्ट के लिए स्टार्च को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे, और स्टार्च और आयोडीन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पे हमें ब्लू ब्लैक, मोस्टली ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। अगर आयोडीन डालने के बाद लीफ को हम क्रैश करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे, अगर आयोडीन डालने के बाद वहां पे अगर ब्लू कलर आता है तो स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट है। अगर ब्लू कलर जनरेट नहीं होता तो वो स्टार्च निगेटिव है। ओके, तो हमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है कैसे देखने को मिलेगा, स्टार्च को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे, और ब्लू कलर आता है तो स्टार्च पॉजिटिव, नहीं आता है तो स्टार्च निगेटिव, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम अर्ली एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। जोसेफ प्रिस्टली अर्ली एक्सपेरिमेंट, और अर्ली एक्सपेरिमेंट मध्ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जोसेफ प्रिस्टली का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जोसेफ प्रिस्टली। अगर जोसेफ प्रिस्टली को हम देखेंगे तो इनका जो काम करने का कालावधि है वो 1733 टू 1804 उनका पूरा लाइफ स्पैन है। उसमें से उन्होंने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिस्टली ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किए, तो 1770 में, और उन्होंने 1774 में यस ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन।
1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और 77 में परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज का मतलब है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका जो मेन एक्सपेरिमेंट है तो क्लोज बेल जार एक्सपेरिमेंट उनका फेमस है, जो हमें फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लोज बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्लोज बेल जार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था देखते हैं हम। क्लोज बेल जार एक्सपेरिमेंट में प्रिस्ली ने क्या किया, तो शुरुआत में उन्होंने एक क्लोज बेल जार को लिया, नहीं आ रहा है, और एक क्लोज बेल जार में उन्होंने क्या किया, हमने टोटल 4 क्लोज जार लिए, एकदम अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। तो पहले बेल जार में उन्होंने क्या, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम बी बोलेंगे। ए जार में उन्होंने एक कैंडल को लिया, एक कैंडल को लिया, एक बर्निंग कैंडल को लिया, और उसी के साथ एक बर्निंग कैंडल को लिया और उसी के साथ उन्होंने इस बेल जार में एक माउस को रखा। माउस को रखा। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ देर बाद जो कैंडल थी, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। जो कैंडल उन्होंने बेल जार के नीचे रखा था वो एक्सटिंग हो गई, मतलब बुझ गई, और जो माउस वहाँ पे था वो सफोकेट होके वो भी मर गया बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा निकालता हूँ, तो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव माउस और बर्निंग कैंडल था। कुछ देर बाद कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई और माउस सफोकेट हो गया। यानी इस एक्सपेरिमेंट का अगर मैं रिजल्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आफ्टर सम टाइम फर्स्ट कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, यानी कैंडल बुझ गई, और सेकंड माउस गेट सफोकेटेड, माउस सफोकेट हो गया। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट फिर से करने का प्रयास किया और उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया। उन्होंने फिर से एक बेल जार में उन्होंने एक बर्निंग कैंडल को रखा, बर्निंग कैंडल। उसी के साथ उन्होंने सेम माउस को भी लिया और वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट रखा। उस प्लांट का नाम है मिंट प्लांट। यानी अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने किसे ऐड किया है, एक प्लांट को ऐड किया है, और वो कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट। ये हमें ध्यान रखना है, मिंट प्लांट। और मिंट प्लांट रखने के बाद उन्हें थोड़ा सा अलग रिजल्ट देखने को मिला। आफ्टर सम टाइम उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो कैंडल बर्न कर रही थी वो कंटिन्यू बर्न कर रही है, कंटिन्यू जल रही है। उसी के साथ उन्होंने जो माउस रखा था वो माउस भी
लाइव है, उसे भी कुछ नहीं हुआ। और जो प्लांट उन्होंने लिया था मिंट प्लांट, वो भी अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले एक्सपेरिमेंट में शायद इन दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिला होगा, क्योंकि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस दोनों भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जार में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया, इसकी वजह से कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, माउस मर गया। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, जो भी बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस CO2 रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे उस CO2 को रिस्टोर करने का काम शायद यहाँ पे प्लांट ने किया होगा। तो उनके समझ में आया कि जो भी बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस एयर रिलीज कर रहे हैं, उस एयर को रिस्टोर करने का काम किसने किया है? यहाँ पे मिंट प्लांट ने किया है। इसकी वजह से सेकंड एक्सपेरिमेंट में कैंडल कंटिन्यू बर्न कर रही है, माउस भी लाइव है और प्लांट भी अच्छे से है। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिजल्ट लिखा, तो उनका रिजल्ट जो है, तो रिजल्ट उन्होंने लिखा कि जो भी एयर रिमूव बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस restored by मिंट प्लांट। यानी एयर रिस्टोरेशन का काम नेचर में कौन कर रहे हैं? तो प्लांट कर रहे हैं। इससे ये प्रूव होता है, म्हणजे एनवायरमेंट में एयर रिस्टोर करने का जो काम है वो किसका है? प्लांट का है। यानी इन दोनों को जरूरी जो ऑक्सीजन है, इन्होंने जो रिलीज किया CO2, वो CO2 प्लांट ने यूज़ किया, उसके बदले प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया और वो ऑक्सीजन इन दोनों ने यूज़ कर लिया। यानी रिस्टोरेशन ऑफ एयर, ये प्लांट का इंपॉर्टेंट फंक्शन किसने बताया हमें? जोसेफ प्रिस्टली ने। नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्टली के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जॉन इंजनहाउस। आणि जॉन इंजनहाउस का जो भी वर्क है वो अराउंड 1730 टू 1799 उसका पूरा लाइफ स्पैन है। इसी दौरान उसने काम किया है। तो जो जॉन इंजनहाउस ने क्या किया? यूज सिमिलर सेटअप ऑफ जोसेफ प्रिस्टली का जो सेटअप था वही सेटअप उसने यूज किया, और उसी सेटअप को उसने क्या किया? एक बार, जैसे कि जोसेफ प्रिस्टली का सेटअप हमें पता है, उसने एक क्लोज बेल जार लिया था और बेल जार के अंदर उन्होंने क्या किया था? एक बर्निंग कैंडल को रखा था, बर्निंग कैंडल, उसी के बाद माउस, ओके, और उसके साथ उन्होंने मिंट प्लांट को रखा था, मिंट प्लांट। ये जोसेफ प्रिस्टली का सेटअप है, बर्निंग कैंडल, माउस और मिंट प्लांट को रखा है। फिर इसी सेटअप को उन्होंने क्या किया? once kept in dark and once kept in light, once kept in dark, इसी सेटअप को एक बार डार्क में रखा, और once kept in light, सनलाइट। एक बार सेटअप को डार्क में रखा, एक बार सेटअप को लाइट में रखा। डार्क में रखने के बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर दिया। मिंट प्लांट ने फोटोसिंथेसिस स्टॉप किया, इसकी वजह से यहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन का काम नहीं हुआ और माउस डेड हो गया और
जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गई। यानी यहाँ पे जब डार्क में रखा तो मिंट प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया, और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया तो माउस और कैंडल दोनों अफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, मिंट प्लांट स्टॉप फोटोसिंथेसिस, सो कैंडल extinguished and mouse suffocated, माउस सफोकेट होके मर गया। ठीक है, और जब उसने इसी सेटअप को लाइट में रखा तो उसका रिजल्ट क्या था, लाइट में रखने के बाद यस कैंडल कंटिन्यू burn and mouse stay alive, माउस भी जिंदा है और कैंडल भी कंटिन्यू बर्न कर रही है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस या प्लांट प्रोसेस होने के लिए क्या जरूरी है, लाइट जरूरी है। यस, यानी हम बोल सकते हैं कि ही प्रूव sunlight essential for plant processes और फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट जरूरी है। ये किसने एक्सप्लेन किया, तो जॉन इंजनहाउस ने एक्सप्लेन किया, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और जॉन इंजनहाउस का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उसको एलिगेंट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंजनहाउस। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंजनहाउस जो भी है, तो इसमें उसने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट को लिया, एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट में उसने हाइड्रीला प्लांट को लिया था। कौन सा प्लांट, हाइड्रीला। एंड हाइड्रीला प्लांट लेने के बाद उसने ऑब्जर्व किया, हम यहाँ पे एक एक्वेटिक प्लांट लेते हैं, इसी सेटअप में एक्वेटिक प्लांट वाटर लेवल है, और इसके अंदर हम एक हाइड्रीला प्लांट को दिखाते हैं। स्मॉल लीफ वाला प्लांट है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लीफ रिप्रेजेंट करते हैं उसके, ऐसे ओके, स्मॉल लीफ यहाँ पे देखने को मिलते। और इसी सेटअप के ऊपर उसने क्या किया, सनलाइट को एक्सपोज किया, और सनलाइट एक्सपोज करने के बाद उसने देखा कि जहाँ भी ग्रीन पार्ट है इस प्लांट का, तो ग्रीन पार्ट के अराउंड स्मॉल बबल्स रिलीज हो रहे, ये उसने ऑब्जर्व किया। ओके, यहाँ पे ग्रीन पार्ट के अराउंड क्या रिलीज हो रहे हैं, स्मॉल बबल्स। यानी ये जो प्लांट है, यहाँ पे प्लांट के ग्रीन पार्ट के अराउंड क्या रिलीज हो रहे हैं, बबल्स रिलीज हो रहे हैं। यस, बबल्स रिलीज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल्स रिलीज हो रहे, और उसी बबल्स को उसने बाद में आइडेंटिफाई किया एज अ ऑक्सीजन। यानी जो भी बबल्स है, बबल्स यानी क्या है, वो ऑक्सीजन के बबल है, उसने उसको आइडेंटिफाई किया। अगर हम इसको रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन पार्ट के अराउंड पूरे बबल्स रिलीज हुए, तो उसका जो रिजल्ट है, उसने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। तो राइट में रखने के बाद यहाँ पे जो भी बबल्स रिलीज हो रहे हैं तो वो ग्रीन पार्ट के अराउंड हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ उसका रिजल्ट है बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड ग्रीन पार्ट in presence of sunlight, and not
नॉट रिलीज्ड इन डार्क। जब भी इसी सेटअप को उसने डार्क में रखा तो बबल्स रिलीज नहीं हुए, और लाइट में रखा तो ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल्स रिलीज होते हुए उसको दिखाई दिए। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। यस, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंजन हाउस। इंजन हाउस में जोसेफ प्रेस्टली का एक्सपेरिमेंट यूज करके उसको एक बार डार्क में रखा, एक बार लाइट में रखा, और उसके ऊपर एसेंशियल रोल ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। और जो खुद का एक्सपेरिमेंट है उसका एलिगेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंजन हाउस, इसमें एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला को यूज किया, एक्वेटिक प्लांट, और लाइट में रखने के बाद उसने देखा कि ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल्स रिलीज होते हैं, और उसी बबल को उसने आइडेंटिफाई किया एज अ ऑक्सीजन। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट और उसी के साथ जोसेफ प्रेस्टली और इंजन हाउस इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।